क्लास 11th में हमारा जो आज का लेक्चर है दैट विल बी ऑन नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन क्या है? जो किडनी जो है, किडनी जो कि हमारा मेन एक्सक्रीटरी एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है, उस किडनी के अंदर का जो स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। जिस तरह से किसी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठा बैठते हैं और स्टूडेंट्स से मिलके क्लास बनती है। क्लास का किया जाने वाला काम बेसिकली उस क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स का काम है। जो सारे स्टूडेंट करेंगे कलेक्टिवली क्लास का वही काम समझा जाएगा। सेम इसी तरह से किडनी जो है, हर किडनी में 1 मिलियन के करीब नेफ्रॉन्स जो हैं वो रहते हैं और किडनी का काम बेसिकली उसके अंदर रखे हुए नेफ्रॉन्स का काम है। ये जो हम कहते हैं कि किडनी एक्सक्रीशन का काम करती है, ब्लड को फिल्टर करके उसमें से मेटाबॉलिक वेस्ट को निकाल कर बाहर फेंकने का काम करती है, ये काम बेसिकली किडनी के अंदर रखे हुए वो नेफ्रॉन्स करते हैं। सो नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल as well as functional unit of kidney. This is the basic structural as well as functional unit of kidney. इसी के अंदर वो ब्लड को फिल्टर करके मेटाबॉलिक वेस्ट निकालने का काम जो है वो किडनी के ही नेफ्रॉन्स के अंदर होता है। अब एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक नेफ्रॉन देखने में कैसा होगा, ये हमने समझना है। देखो, नेफ्रॉन में जो सबसे मेन पार्ट होता है उसे हम लोग बाउमेन्स कैप्सूल कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज बाउमेन्स कैप्सूल। इसका जो मेन पार्ट है वो बाउमेन्स कैप्सूल है। अगर हम इसे पूरा बनाएं तो ये इस तरह से होगा कि ये मान लीजिए यहाँ पे एक नेफ्रॉन का बाउमेन्स कैप्सूल है। इस तरह से ये किसी डबल वॉल्ड कप के जैसा होता है। इसमें ये जो बाहर वाली लेयर है इसे हम बाउमेन्स कैप्सूल की पैराइटल वॉल कहते हैं। ये जो अंदर वाली लेयर है इसे हम बाउमेन्स कैप्सूल की विसरल वॉल कहते हैं। और ये जो यहाँ जगह है ये इसे बाउमेन्स कैप्सूल का ल्यूमेन कहा जाता है। ल्यूमेन, दिस ल्यूमेन ऑफ बाउमेन्स कैप्सूल। यहाँ ऊपर की तरफ इसमें एक गड्ढा है जिसे बाउमेन्स कैप्सूल की कैविटी कहा जा सकता है। होता ये है कि यहाँ से एक एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेके बाउमेन्स कैप्सूल की इस कैविटी की तरफ आता है और यहाँ से एक इफरेंट आर्टेरियोल इसमें से ब्लड को लेकर वापस बाहर जाता है। सो दिस इज एफरेंट, AFFRENT, एफरेंट आर्टेरियोल। दिस इज इफरेंट आर्टेरियोल। दिस इज एफरेंट एंड दिस इज इफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लाता है, इफरेंट आर्टेरियोल वापस ले जाता है और यहाँ बीच में कैपिलरीज का एक नेटवर्क है। ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क है, एक पूरा जाल जैसा है जिसमें 50 के करीब ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो एक नेटवर्क बनाती हैं, जाल जैसा बुनती हैं। ये जो ब्लड कैपिलरीज आप देख रहे हैं ये पूरा ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क जैसा है जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये ग्लोमेरुलस है। दिस इज ग्लोमेरुलस। अब होता क्या है कि एफरेंट आर्टेरियोल ब्लड लेकर आता है और ये जो ग्लोमेरुलर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, ग्लोमेरुलस है, दिस इज ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस में ब्लड सर्कुलेट होता है और इफरेंट आर्टेरियोल से निकल जाता है और ये ग्लोमेरुलस जो है ये बाउमेन्स कैप्सूल की इस कैविटी के अंदर बैठा हुआ है।
जब ब्लड आकर ग्लोमेरुलस में सर्कुलेट करता है, उस दौरान ग्लोमेरुलस की जो ये कैपिलरियाँ हैं, नालियाँ हैं, इनकी वॉल्स क्योंकि बहुत थिन हैं, इसीलिए इन वॉल्स के अक्रॉस मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो फिल्टर होके बोमेन्स कैप्सूल की जो अंदर वाली लेयर है जिसे विसरल वॉल कहते हैं, उस विसरल वॉल को पार करके वो सारा मेटाबॉलिक वेस्ट बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमेन में जमा हो जाता है। सो ब्लड को फिल्टर करके मेटाबॉलिक वेस्ट निकालने का जो काम है वो मेनली इसी बोमेन्स कैप्सूल के अंदर होता है। सो दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, एंड बोमेन्स कैप्सूल is the main part or the primary part of our nephron. It is a double-walled, cup-like structure having outer parietal wall and inner visceral wall. The space within the Bowman's capsule is called lumen. And in the cavity of that Bowman's capsule, there is a network of capillaries called glomerulus, into which blood is released by afferent arteriole and blood is collected back by efferent arteriole. When blood flows this glomerular blood capillary network, metabolic wastes are filtered from that blood across the walls of these glomerular blood capillaries, and that metabolic waste gets accumulated or collected in the lumen of this Bowman's capsule. हालांकि इसका जो काम है, इसका जो फिजियोलॉजी, इसका जो फंक्शनिंग है, इसकी जो वर्किंग है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। यहाँ हम इस वक्त इसके सिर्फ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। सो ये जो पहला पार्ट है नेफ्रॉन का, बोमेन्स कैप्सूल, ये मेन पार्ट है। इसके बाद नेफ्रॉन में बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमिन में से जो ट्यूब निकलती है उसे हम नेफ्रिक ट्यूब्यूल कहते हैं। और वो जो नेफ्रिक ट्यूब्यूल होता है, उस नेफ्रिक ट्यूब्यूल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे नेफ्रिक ट्यूब्यूल का जो पहला हिस्सा बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमिन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वो इस तरह से मोड़ों वाला हिस्सा है, कॉन्वोल्यूटेड है। कॉन्वोल्यूशन का मतलब यहाँ टर्न है, मोड़ है। जिस तरह से हमारा इंटेस्टाइन बहुत सारे टर्न लिए हुए होता है, घुमावदार होता है, सेम उसी तरह से ये जो पार्ट है बोमेन्स कैप्सूल का, ये बोमेन्स कैप्सूल के ल्यूमिन में से निकलने वाला, ये भी इस तरह से कॉन्वोल्यूटेड होता है। इसमें इस तरह से बहुत सारे टर्न होते हैं और इस हिस्से को हम नेफ्रॉन का पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ट्यूब्यूल तो ये है ही, कॉन्वोल्यूटेड इसलिए क्योंकि इसमें मोड़ है, प्रॉक्सिमल क्योंकि ये पहले आता है। सेम ऐसा ही एक पार्ट, कॉन्वोल्यूटेड पार्ट, मोड़ों वाला पार्ट, इस नेफ्रिक ट्यूब्यूल में यहाँ भी हमें मिलेगा, लेकिन क्योंकि वो बाद में आएगा इसीलिए उसे हम कॉन्वोल्यूटेड पार्ट तो कहेंगे, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल तो कहेंगे, बट दैट विल बी डिस्टल। डिस्टल का मतलब होता है बाद में। सो दिस इज पीसीटी, दिस इज डीसीटी, this is proximal convoluted tubule, and this is distal convoluted tubule. So this is this DCT, distal convoluted tubule, proximal convoluted tubule and distal convoluted tubule। और इन दोनों को बीच में जोड़ने के लिए ऐसे बिल्कुल इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यू के जैसा नेफ्रिक ट्यूब्यूल का एक पार्ट होता है, जिसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं या हेनलीज लूप कहते हैं। इस हेनलीज लूप को जब बनाया जाए तो इसमें एक लिम्ब, एक हिस्सा ऊपर से नीचे और एक नीचे से ऊपर चढ़ेगा। ये जो ऊपर से नीचे की तरफ हिस्सा आ रहा है, इसे डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं। दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब। और ये असेंडिंग लिम्ब हो गया। इसको लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। दिस इज लूप ऑफ हेनले। इस लूप ऑफ हेनले को बनाते वक्त ध्यान रखा जाए कि इसमें दो लिम्ब हैं, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब, और दोनों ही लिम्ब्स जो होते हैं उनके ऊपर वाले हिस्से थोड़े चौड़े और नीचे वाले हिस्से थोड़े पतले।
और लूप ऑफ हेनले के बाद फिर से कॉन्वोल्यूटेड पार्ट आ जाता है जो देखने में बिल्कुल पीसीटी जैसा है, जिसे डीसीटी कहा जाता है। डीसीटी में से, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में से एक सीधी नाली आगे की ओर निकलती है जिसे सीटी यानी कॉन्वोल्यूटेड नहीं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहा जाता है। सो दिस इज सीटी, जिसे हम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कहते हैं। और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है वो सीधा जाकर एक चौड़ी सी कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाता है। ये कलेक्टिंग डक्ट है, सीडी, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। और एक कलेक्टिंग डक्ट जो होती है उसमें एक नेफ्रॉन नहीं बल्कि कई सारे नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स जो हैं खुलते हैं। तो नेफ्रॉन के पार्ट्स में पहला पार्ट बोमेन्स कैप्सूल, दूसरा पार्ट पीसीटी, तीसरा पार्ट लूप ऑफ हेनले, चौथा पार्ट डीसीटी और पांचवा पार्ट कलेक्टिंग ट्यूब्यूल आ जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट को हम नेफ्रॉन का पार्ट इसलिए नहीं रखेंगे बिकॉज कलेक्टिंग डक्ट एक नेफ्रॉन का नहीं होता, कई सारे नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल कलेक्टिवली एक ही कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाते हैं। ये जो बोमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेशन होगी मेटाबॉलिक वेस्ट की, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट और बाकी फ्लूइड यहाँ कलेक्ट होगा, उसके बाद ये सारा फ्लूइड इसी नेफ्रिक ट्यूब्यूल में से होता हुआ बाहर की तरफ निकलेगा। लेकिन इस दौरान इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल हम स्ट्रक्चर की बात करें। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लास्ट इसमें और देखने को मिलेगी कि जो ये इफरेंट आर्टेरियोल है, ये इफरेंट आर्टेरियोल जब ग्लोमेरुलस में से बाहर की तरफ निकलता है तो इस इफरेंट आर्टेरियोल में से फिर जो कैपिलरी नेटवर्क, ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क इसमें से निकलता है, वो ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क, ये जितना भी हमारा नेफ्रिक ट्यूब्यूल है, इस नेफ्रिक ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द लिपट कर एक कैपिलरी नेटवर्क बनाता है। ये जो कैपिलरी नेटवर्क नेफ्रिक ट्यूब्यूल के अलग अलग पार्ट्स के इर्द गिर्द लिपटा हुआ है, इसे हम पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क, PTCN, पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क कहते हैं। डिफरेंट आर्टेरियोल में से कैपिलरी नेटवर्क निकलेगा और वो कैपिलरी नेटवर्क जो है यानी डिफरेंट आर्टेरियोल कैपिलरीज में बंटेगा और वो कैपिलरीज जो हैं वो नेफ्रिक ट्यूब्यूल के पार्ट्स के इर्द गिर्द लिपट जाएंगी और पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क बनाएंगी। इस पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क में ब्लड सर्कुलेट करेगा। इसी पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क का एक हिस्सा लूप ऑफ हेनले के पैरेलल एक लूप बनाता है और ये चीज जो है इसे वॉसा रेक्टा कहा जाता है। दिस इज वॉसा रेक्टा। सो व्हाट इज वॉसा रेक्टा? पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क का वो हिस्सा जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल लूप बनाए उसे वॉसा रेक्टा कहते हैं। द पार्ट ऑफ पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरी नेटवर्क that forms a parallel loop with loop of Henle is called vasa recta. So Bowman's capsule, PCT, loop of Henle, DCT, collecting tubule, collecting duct, afferent arteriole, glomerulus, efferent arteriole, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क और जिसका एक पार्ट वॉसा रेक्टा भी है। This will be the structure of nephron, and nephron is the basic structural as well as functional unit of kidney. ऐसे ही मिलियंस नेफ्रॉन मिलके किडनी की फॉर्मेशन करते हैं। हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो इस बात पर होगा, इस बेस पे होगा कि इस नेफ्रॉन में आखिर यूरिन की फॉर्मेशन किस तरह से होगी, ये किस तरह से किडनी में आए हुए ब्लड को फिल्टर करके उसमें से मेटाबॉलिक वेस्ट को निकाल कर यूरिन की फॉर्मेशन करवाएगा।